विकास सर अपने सभी स्टूडेंट्स को ये 14 किताबें सजेस्ट करते हैं कि आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो ये 14 किताबें आपको पढ़ लेना चाहिए। ये आपके लिए आपने जो पढ़ा उसे कितना समझा और आपको कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए, इन दोनों ही चीजों का अभ्यास। जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां से सवाल बन सकते हैं, जिस टॉपिक से जिस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये उनका। नमस्कार। जीएस के साथ साथ एक और टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है, वो होता है ऑप्शनल। दोस्तों ऑप्शनल में बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट्स के द्वारा ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उनमें से ही एक विषय होता है हिंदी साहित्य ऑप्शनल। हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में कई तरह के सवाल और कई तरह की चिंताएं होती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सवालों, उन चिंताओं और उस तरह के मिलते जुलते सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टडी मटेरियल को भी दिखाने वाले हैं। अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल की सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपके तैयारी में बेशक उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ ये लाभ जरूर जोड़ेगा। दोस्तों जहां तक सवाल है आपके सवालों का, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल हमें क्यों चुनना चाहिए, और मैं आपको एक और जवाब दूंगा कि क्यों नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों जहां तक से सवाल है चुनना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं बताऊं तो जैसे हिंदी साहित्य ऑप्शनल में ज्यादातर जो हिंदी भाषी के क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इसे अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। इसके पीछे का मूल रीजन ये होता है कि ये विषय थोड़ा सा छोटा होता है, तैयार करने में समय कम लगता है, इसलिए रिवीजन भी ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ इसके संसाधन भी आसानी से और बेहतर मटेरियल उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा ये कि इसमें अंक बहुत अच्छे आते हैं। ये 2-3 रीजन है जिसके कारण हिंदी साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय ज्यादातर स्टूडेंट्स बनाते हैं। अब बात है कि इसे बनाने में क्यों परहेज करना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी के देख करके या अपने रुचि को ना देख करके सिर्फ अंकों को आधार बना करके अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं, तो कई बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अंकों का आधार ना बनाएं, आप ये भी देखें कि हिंदी साहित्य आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। अगर आपको सही लगता है तो आप बेशक इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल पाठ पे, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि अगर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में जो स्टडी मटेरियल आप हिंदी साहित्य ऑप्शन के देखने वाले हैं, ये विकास सर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इसके साथ साथ इसमें कुछ पीवाईक्यू और कुछ टेक्स्ट बुक भी दिखाएंगे जो विकास सर के द्वारा वो टेक्स्ट बुक सजेस्ट किए जाते हैं। जहां तक से सवाल है स्टडी मटेरियल का, तो ये जो आप स्टडी मटेरियल देख रहे हैं सेल्फ स्टडी में, एक तरफ आप जो देख रहे हैं ये 13 बुकलेट आपको जो दिखाई दे रही है, ये है डीएलपी नोट्स, इसको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं ये क्लास नोट्स हैं जो विकास सर 4 बुकलेट के रूप में देते हैं। इनमें 3 में स्टडी मटेरियल होता है और जो चौथा बुकलेट होता है वो क्वेश्चन बैंक होता है। हम इन सारी बुकलेट्स को अंदर से भी दिखाएंगे, बताएंगे, एक एक करके सबके ऊपर आएंगे और डिटेल से समझाएंगे, बताएंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और जो तीसरी चीज देख रही है ये है पीवाईक्यू। आपको मैं ये बताऊंगा इसमें कि ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये क्यों आपके लिए बेहतर है। और चौथी आप देख रहे हैं 14 टेक्स्ट बुक, इनमें कौन कौन सी किताबें हैं हम इन पे बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपकी 13 प्रिंटेड जो कि डीएलपी नोट्स में है। आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इनमें भी हम पहले इन 2 बुकलेट की बात करते हैं। ये 2 बुकलेट है। पहला आप जो बुकलेट देख रहे हैं ये अभ्यास प्रश्न पत्र 1, बुकलेट नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इधर आपको प्रश्न पत्र 2 दिख रहा होगा। ये दोनों ही मॉडल क्वेश्चन आंसर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मॉडल क्वेश्चन आंसर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेपर 1 में जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां से सवाल बन सकते हैं, जिस टॉपिक से जिस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये उनका संग्रह होता है। यानी कि एक टेस्ट सीरीज समझ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि इनमें ना सिर्फ क्वेश्चन होता है बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होता है। ये आंसर आपके एग्जाम के प्रारूप के हिसाब से होते हैं। बात है पहली बुकलेट का जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र 1। इस प्रश्न पत्र 1 में क्या होता है कि जो आपके प्रश्न पत्र 1 का जो सिलेबस है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा नगर लिपि का इतिहास, ये जो 2 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, इन 2 टॉपिकों से जितने सवाल बन सकते हैं, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनका एक अनुमानित संग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी टॉपिक पढ़ते जाइए, पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप वहां से क्वेश्चन लगाते जाइए। आप इसके इंडेक्स को भी देखिए, मैं आपके इंडेक्स को भी दिखा देता हूं इसका। अब आप इन टॉपिकों को जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो वहां से पहले पढ़ने के बाद यहाँ से आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे। तो आपने जो पढ़ा उसे कितना समझा और आपको कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए, इन दोनों ही चीजों का अभ्यास आपको यहाँ से हो जाएगा। ये तो बात हो गई पढ़ने के तरीका के बारे में।
और इन दो बुकलेट के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में और इनकी ये किस तरह से आपके तैयारी में अहम है, किस तरह से जरूरी है, इस बारे में। अब हम बात करते हैं इन 11 स्टडी मटेरियल का। जब हम 11 स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो पहले हम आते हैं प्रश्न पत्र 1 पे। प्रश्न पत्र 1 में हमें क्या पढ़ना होता है? हिंदी भाषा नगर लिपि का इतिहास, और जो दूसरा टॉपिक है वो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए हम इन दोनों को देखते हैं। जब आप हिंदी भाषा और नगर लिपि इतिहास को देखते हैं, इसमें पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है वो होता है हिंदी भाषा का परिचय, दूसरा होता है मानक हिंदी की व्याकरणीय संरचना, तीसरा होता है हिंदी भाषा का विकास यात्रा, चौथा होता है पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको 2-4 नाम बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। ये आपका बुकलेट, पहला बुकलेट हुआ। दोस्तों, जहां तक से इसकी क्वालिटी का सवाल है तो क्वालिटी आपको हमेशा यहाँ से बेहतर ही मिलेगी। रेट में अंतर हो सकता है, पर जो भी चीजें मिलेंगी ऑथेंटिक मिलेगी, भरोसा रखिएगा इसके लिए। हम लोग जो भी काम करते हैं बेहद ईमानदारी से करते हैं, तो जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको क्वालिटी और कंटेंट में बेहतर मिलेगा। बहरहाल पहले हम विषय वस्तु को समझाने पर फोकस है, तो हम उस पर बात करते हैं। अब आते हैं आगे में हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास के लिए टोटल 3 बुकलेट आपको मिलती हैं। इन तीनों बुकलेट को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप इन्हें अच्छे से देख लें। ये आपकी टोटल 3 बुकलेट होती है, ठीक है। इनके इंडेक्स को भी आप देख लीजिए, एक एक करके आप इनके इंडेक्स को देख लीजिए ताकि आपको मालूम चले कि इसमें क्या पढ़ना होता है। दोस्तों, आप जब इसमें देखेंगे एक आपको लंबी सी लाइन देखने को मिल रही होगी, हम इसको थोड़ा इंडिकेट भी कर देते हैं। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये लगभग हर पेज पे होती है, कहीं पर ये दिखता है और कहीं पर नहीं दिखता है। ज्यादातर बुकलेट में नहीं दिखता, लेकिन 2-3 बुकलेट्स में ये दिखता है। हालांकि पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है, मैं इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है, पर जो चीजें हैं जैसी हैं ये हमारे लिए बताना और दिखाना जरूरी होता है, इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। इनकी बाकी क्वालिटी और कंटेंट बेहतर है। और आगे में हम लोग हर बुकलेट में एक कवर लगा कर देते हैं। कवर लगा देने से नोट्स की लाइफ बढ़ जाती है, लंबे समय तक चलती है और देखने में भी सही लगता है, सेफ्टी भी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में टोटल 3 बुकलेट है। चूंकि इतिहास के ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा डिटेल में होता है, इसलिए विकास सर के द्वारा इसके लिए टोटल 3 बुकलेट दी जाती है। तो टोटल 3 1 4 टोटल हिंदी साहित्य के पेपर 1 के लिए 4 बुकलेट आती है। आपको हमने इन 4 बुकलेट को दिखाया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में शुरुआत करते हैं गद्य खंड से। गद्य खंड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, आइए उसे देखते हैं। आपको जो पहली बुकलेट दिख रही है ये है उपन्यास और कहानी। उपन्यास और कहानी में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं आपको देखिए इस चीजें कवर पे ही दिख रही होंगी। गोदान, दिव्या, मैनाचल, महाभोज, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां और एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर पढ़ने में आपको, जब प्रेमचंद की जो कहानियां हैं खास करके एक दुनिया समानांतर, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। गोदान भी आप इन्हें थोड़ा सा अंदर से भी देखें, अंदर से क्वालिटी वगैरह भी देख लें, कंटेंट भी देख लें, ताकि आपको अनुमान लगे कि चीजें कैसी हैं। आइए अब अगली बुकलेट बात है। इसके गद्य साहित्य के लिए विकास सर ने टोटल 2 बुकलेट दी है। आपने अभी उपन्यास और कहानियां देखा, अब हम आते हैं नाटक और निबंध पे। ये भाग 2 में आपको देखने को मिलता है। नाटक और निबंध में क्या क्या है? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, चिंतामणि और निबंध निलय। ये आपके नाटक और निबंध हुए, ठीक है। ये था हमारा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में यहाँ पर आपने गद्य साहित्य के नाटक, कहानी और आप निबंध या उपन्यास के बारे में पढ़ा। अब इनकी व्याख्या को आप देखते हैं। ये आपकी इसके लिए इसकी व्याख्या के लिए, गद्य साहित्य की व्याख्या के लिए एक बुकलेट आती है, क्योंकि गद्य साहित्य में व्याख्या के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। व्याख्या के लिए ज्यादातर चीजें पद्य साहित्य में होती हैं, इसलिए गद्य साहित्य के लिए टोटल 1 बुकलेट दी गई है। आते हैं पद्य साहित्य पे। पद्य साहित्य पे आप देखते हैं पहली बुकलेट ये है मध्यकालीन कविताओं से जुड़ा हुआ बुकलेट। आइए इसके टॉपिक पे देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक हैं। ये है कबीरदास, मल्लिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी। इनकी कविताएं इसमें आपकी दी गई हैं और कविताओं का नाम भी अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप कविताओं का नाम, इनसे जुड़ी हुई चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स में जाकर के चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसे अंदर से दिखा देता हूँ और आगे में कंटेंट भी दिखा देता हूँ कबीरदास के बारे में या अन्य जो राइटर्स हैं उनके बारे में अंदर में जो लिखा हुआ है। ये तो हमारी बात हो गई पद्य साहित्य के बुकलेट नंबर 1 का। आते हैं पद्य साहित्य के बुकलेट नंबर 2 पे, जो कि आपकी आधुनिक कविताओं से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको भारत भारती कमायनी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, कुरुक्षेत्र, असाध्य वीड़ा, ब्रह्मराक्षस, अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखा और हरिजन गाथा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये आपके पद्य साहित्य की बुकलेट नंबर 2 हो गई। अब आते हैं इसकी व्याख्या पे। चूंकि पद्य साहित्य में
व्याख्या का पोर्शन ज्यादा होता है, इसलिए विकास सर के द्वारा इसमें टोटल 2 बुकलेट दी जाती है। बुकलेट नंबर 1 और बुकलेट नंबर 2 ये आपके पदखंड की व्याख्या हो गई। यहाँ पर हमने टोटल आपकी 13 बुकलेट को देखा। इसे डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। अगर आपने ना ही पेन ड्राइव कोर्स लिया है और ना ही आपने कोचिंग लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये 13 बुकलेट बहुत ही अहम होती है। इनके साथ साथ विकास सर के हैंड रिटन के रूप में 4 बुकलेट आती है। इनमें 3 स्टडी मटेरियल और 1 क्वेश्चन बैंक होता है। ये चारों बुकलेट आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इसे क्लास नोट्स भी कहा जाता है। इनमें 3 बुकलेट में आपके सिलेबस को सारगर्भिक रूप से चीजों को रखा गया है, ताकि आप चीजों को सारगर्भिक रूप से देख सके और पढ़ सके। बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रिंटेड में होती हैं, हैंड रिटन में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें हैंड रिटन में होती हैं, प्रिंटेड में नहीं होती। तो ये सारा होता है। एक बात और, ये जो क्लास नोट्स आपको देखने को मिलता है, इनकी भूमिका की तैयारी बहुत ही अहम होती है। ये आपके पूरे जो आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन है, उनको दिखाने और समझाने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसमें एक बुकलेट आपका क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के रूप में होता है, और इसमें बकायदा आपको आंसर लिखने की शैली भी सिखाई गई होती है। टोटल 17 बुकलेट होता है आपकी ऑप्शनल कवर करने में। ये जो 17 बुकलेट होता है, इसमें आपका ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक बुक जो किताब के रूप में आपको दिखा देता हूं मैं। ये आपको जो किताब दिख रही है, इसे कहते हैं क्रॉनिकल पब्लिकेशन की जो किताब है हिंदी साहित्य ऑप्शनल की। ये बहुत ही जरूरी होती है। ये पीवाईक्यू के रूप में होती है। आप जो भी टॉपिक पढ़ते जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एक तो मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर दिखाया, टॉपिक पढ़ते जाइए, मॉडल क्वेश्चन आंसर लगाते जाइए। और ये है पीवाईक्यू कि एग्जाम में एक्चुअली में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो प्रैक्टिस आपकी यहां से होगी। ये बहुत ही जरूरी होता है। आप सिर्फ चीजों को पढ़ते नहीं जा सकते हैं, जरूरी ये भी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन चीजों को भी जांचना और परखना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं इन 14 टेक्स्ट बुक की कि ये क्यों जरूरी है और ये हमारे एग्जाम में किस तरह से सहायक होंगे। दोस्तों, जहां तक से मैंने पहले स्पष्ट किया, सिलेबस की कवरेज आपकी इन 13 + 4 17 बुकलेट से हो जाती है। पीवाईक्यू आपके एग्जाम की तैयारी में जरूरी होती है। बाकी ये जो 14 टेक्स्ट बुक है, ये आपके नॉलेज को बूस्ट करते हैं, आपकी नॉलेज के डेप्थ को और गहराई देते हैं, समझ को बढ़ाते हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर विकास सर अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं। विकास सर अपने सभी स्टूडेंट्स को ये 14 किताबें सजेस्ट करते हैं कि आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, तो ये 14 किताबें आपको पढ़ लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। वो 14 किताबें कौन कौन सी हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। ये 14 किताबें कई प्रकाशन से आती है, कई प्रकाशन से आती हैं। तो आपको जिन प्रकाशन का पढ़ना है, मैं आपको किताबें दिखा रहा हूं, ये इन प्रकाशन से पढ़ना बेहतर होता है। पहली बुक जो आप जो देख रहे हैं, ये है महाभोज मनु भंडारी जी की। ये दिव्या है यशपाल जी की। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का। स्कंदगुप्त भारत दुर्दशा, ये भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। गोदान प्रेमचंद्र जी का है, और प्रेमचंद्र का प्रेम मंजूषा भी है। इसके अलावा भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त जी का। एक दुनिया समानांतर, ये राजेंद्र यादव जी का है। कुरुक्षेत्र दिनकर साहब का है। निबंध निलय सत्येंद्र प्रसाद का है। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। ये सारे मैंने राइटर्स का नाम बताया, और जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, मैंने उनका नाम भी बताया कि कौन से राइटर हैं और कौन सी ये कहानी, कविता या उपन्यास वगैरह है, नाटक वगैरह है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको स्पष्ट की। हाँ, ध्यान रहे कि जो प्रकाशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रकाशन इन 14 किताबों के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मंगाना है, कंप्लीट मटेरियल ये मंगाना है, तो आप इसे राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो हमारी टीम है जो आपको इसके बारे में और अच्छे से बता पाएगी, और अच्छे से दिखा भी देगी, बता देगी, समझा देगी। और आपको जरूरी है मंगाना है तो आप मंगा भी सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी स्टडी मटेरियल मंगाना हो, जैसे जीएस वगैरह का, तो आप इसके बारे में भी इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक हो, नोट्स हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी लेना हो, कुछ ही पूछना हो, आप यहाँ पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।